राधे राधे साथियों। और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन से महीने? सितंबर महीने की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। और कौन सा वीक? फर्स्ट वीक। 1 से लेकर 7 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है? तो याद रखना, ये सारी कंपनी एक्चुअली में 4 कंपनियां हैं, 3 तो ये है। चलो मैं सारी आपको चारों बताता हूँ। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनएचपीसी है मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और एक सतलुज जल विद्युत निगम है। तो टोटल अभी तक कितनी नवरत्न कंपनियां हो चुकी है? 25 नवरत्न कंपनियां हो चुकी है अभी सितंबर 2022 तक। इतनी कंपनियां आगे चेंज होगी तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो हमने नवरत्न कंपनियां देख ली। महारत्न कंपनियों की बात करें तो वो टोटल कितनी है? टोटल 13 है। 13वें नंबर की बनी थी आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले 12वें नंबर की आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी थी। और अब देखो क्या होता है, मिनी रत्न होती है, फिर नवरत्न होती है, फिर महारत्न होती है। मिनी रत्न से नवरत्न बनती है, नवरत्न से फिर महारत्न बनती है। तो ये 25 है, ये 13 है। अगला प्रश्न देखिए। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपको डिटेल में क्वेश्चंस चाहिए तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिसमें हर चीज को खोल खोल के पढ़ाया जाता है, बकायदा रिवीजन कराया जाता है, सब कुछ उसमें होता है, भर भर के रिवीजन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आता है वीकली और मंथली सेट। इसमें बहुत कम डिस्क्रिप्शन होता है, केवल जो काम की बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट में आपको चीजें बताता हूं, ऐसे समझ लो। किसी क्वेश्चन में वो भी इंक्लूड नहीं करता हूं अगर इतना ज्यादा काम का नहीं लगता तो। वैसे तो यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कंसीडर करता हूँ, तो लगभग मान के चले हर क्वेश्चन में एक आध लाइन तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जो काम की बात होगी वही रिवीजन में नहीं कराऊंगा जैसा कि यहाँ पे कराता हूँ। और इसके बाद एक तीसरा पार्ट आता है सुपर फास्ट रिवीजन, उसे कहते हैं हम। वन लाइनर उसमें चलते हैं हम, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, कुछ भी रिवीजन नहीं होता। एक लाइन का भी मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अभी तक पिछले 2 महीने से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगा, ताकि उस टाइम को और कम किया जाए। कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये 3 सेट बना रहा हूं मैं आपके पूरे मंथ के। तो आप देख लो आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि थोड़ा एक्सप्लेन करो तो फिर आप यहाँ चले जाओ। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि इतना भी एक्सप्लेन मत करो, ये जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहे हो ये भी नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए ये वाला सेशन बेस्ट है। अब आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो। हम अगला प्रश्न लिखते हैं। मैं आपको सब चीज दे रहा हूँ, अब जिसके लिए जो बेस्ट है वो वाला सेशन उठा ले, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। तो अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया। अब जैसे मैंने इंडिया बोल दिया ना, सुपर फास्ट रिवीजन में यही होता है। इंडिया हो गया, आंसर हो गया, सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न में जाते हैं, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने बात की वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। एडिशन कौन सा है? 8वां है। भारत होस्ट करेगा, दूसरी बार भारत इसे होस्ट करेगा। भारत में भी कहा? बिहार में। बिहार के राजगीर में जो राजगीर हॉकी स्टेडियम है वहां पे होगा। और भारत लगातार दूसरी बार इसे होस्ट कर रहा है, नवंबर में होगा। देखो आप यहाँ देखो टेबल में, पिछला संस्करण 2023 में हुआ था, 7वां संस्करण भारत ने होस्ट किया था, रांची में हुआ था वो। भारत जीता था, जापान हार गया था। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तक भारत ने एक बार भी होस्ट नहीं किया। 2023 में होस्ट किया और लगातार दूसरी बार 2024 में हम इसे होस्ट कर रहे हैं। 8वां संस्करण राजगीर बिहार में होगा, ये ध्यान रखना। तो देखा आपने, जो बिल्कुल काम वाले पॉइंट्स थे वो मैंने आपको रिवाइज कराए। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वदावन बंदरगाह की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन कहां पे रखा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। अब बात आएगी महाराष्ट्र में भी कहां पे? तो महाराष्ट्र में जो पालघर जिला है वहां पे वदावन बंदरगाह, याद रखना इसका नाम है। लागत इतनी आने वाली है 76,000 करोड़ रुपीस। ये गहरे पानी का बंदरगाह होगा। निर्माण कौन कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो कहां पे? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहा है कि अभी ब्रिटेन का एक यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ये अपना कैंपस परिसर भारत में कहां पे स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम में। अभी इसको यूजीसी ने मंजूरी दे दी है, लाइसेंस दे दिया है कि आप कैंपस स्थापित कर सकते हो। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, जगदीश कुमार। और इस तरह से बीच बीच में कोई स्टैटिक पॉइंट्स आएगा, कोई कंट्री न्यूज आता है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इसमें तो यही ध्यान रखने वाली बात है, कहां पे? गुरुग्राम में। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर, अच्छा ये तो आपने पढ़ा होगा, अभी अरब सागर में एक चक्रवात उठा था, असना चक्रवात। कौन से महीने में? अभी अगस्त के महीने में। और इन्होंने कहा कि असम में अगस्त के महीने में बहुत कम चक्रवात देखने को मिलते हैं,
तो बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि अगस्त के महीने में हमें चक्रवात देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा अलग हटके वाली बात है, तो ध्यान रखना। असना इसका नाम है, हंसना नहीं है, असना है। और इसका नाम पूछें किसने रखा, तो पाकिस्तान ने रखा है। अब आप हंस सकते हो, ऐसे याद रखने के लिए बता दिया। हंसने का अर्थ होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली स्वदेशी, पहली है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। पहली स्वदेशी क्या? एरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट। ये कहां पे लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया। एक्चुअली में आंध्र प्रदेश की ही एक कंपनी है जिसका नाम है मेडटेक, और उसी ने इसको डेवलप किया, तैयार किया। ये भारत की स्वदेशी एरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट है। मतलब इस किट से आपको पता लगा पाओगे आप कि हाँ मंकी पॉक्स है कि नहीं है। इसको आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लॉन्च किया है। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म जरूर देख लेना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, सीईओ अजय कनवाल है। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? वैसे मनु भाकर आपको पता है इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है, और ये कहां की है? ये हरियाणा की शेरनी है। तो हरियाणा ही मैंने फर्स्ट ऑप्शन रख दिया, लेकिन इसका ये उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी मनु भाकर का नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस फ्रांस में हुए, वहां पे इन्होंने दो मेडल जीते हैं। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये ब्रॉन्ज लेकर के आई है, उसके अलावा एक और ब्रॉन्ज ये लेकर के आई है, लेकिन वो मिक्स्ड इवेंट में लेकर के आई है सरबजोत सिंह के साथ। और इस तरह से यहाँ पे 2-3 रिकॉर्ड बने। शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है जो शूटिंग में मेडल लेकर के आई है, ओलंपिक मेडल। उसी तरह से भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट में कोई मेडल जीता है। तो याद रखना ये शूटिंग रेंज इनके नाम की कहां पर खुली है? मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। तो अगला है रिलायंस ग्रुप ने अभी कौन सा या किस नाम से एआई सूट लॉन्च किया है? तो याद रखना ब्रेन, इसको बोल रहे हैं ये जियो ब्रेन। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 ये कहां पे आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। धर्म धम्म सम्मेलन की बात कर रहे हैं। 2024 में इसका संस्करण 8वां है। कहां पे हुआ? अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इसका आयोजन किया इंडिया फाउंडेशन ने, और यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है। थीम है धर्म धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान। तो ये सारे काम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये आ गया बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि वर्ष 2024 के लिए कितनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 5 को। अब मैं सारी बात बताता हूँ। हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, वहां के 7वें नंबर के उनकी जयंती होती है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस अवार्ड की शुरुआत हुई, या यूं कहूं ये अवार्ड पहली बार कब दिया गया? फर्स्ट टाइम दिया गया था 1958 में। तो वैसे तो अभी तक कई भारतीयों को मिल चुका है, लेकिन पहला और आखिरी देखें कौन भारतीय था ये अवार्ड पाने वाले। तो पहली बार 1958 में विनोबा भावे को मिला था, ये पहले भारतीय बने थे। और लास्ट टाइम 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन को मिला था, ये आखिरी भारतीय थे ये पुरस्कार पाने वाले। इस बार किसी भी भारतीय को नहीं मिला। इस बार का संस्करण कौन सा है? 66 नंबर का एडिशन है। पांचों के पांचों नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये नाम याद रखो, जापान के, क्या नाम है इनका? मियाज़ाकी हियाओ। तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, जापान में एक स्टूडियो घिबली है। क्या है? स्टूडियो घिबली। का नाम सुना था, बता सकते हो? हमने जब कांस फिल्म फेस्टिवल की बात की थी, वहां पे पाल्मे डी और अवार्ड इस स्टूडियो घिबली को मिला था, और इसी के सह संस्थापक हैं ये मियाज़ाकी हयाओ, इनको मिला है। एक वियतनाम की है गुयेन थी, और एक भूटान के हैं कर्मा पुंछो, ये भूटान में एक शैक्षिक चैरिटी के संस्थापक हैं। और एक इंडोनेशिया की है फरविजा फरहान, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह दो, एक संगठन कह दो, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इसको मिला है। ये थाईलैंड का है। तो ये 5 जने हैं, पांचों मैंने आपको बता दिए हैं। किस अवार्ड की हमने बात की? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? देखो ये प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं, लेकिन ये इस तरह का पहला प्रश्न होगा क्योंकि मुझे आपको बताना था।
जिस तरह से आपने देखा जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, तो जब मैंने आपको इस तरह का रिवीजन कराया तो वहां पे वीकली और मंथली वाले में बता रहा हूं मैं आपको, वहां पे इस तरह का मैंने एक भी प्रश्न आपको नहीं लिया। और मैंने आपको बोल दिया था मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लास्ट में एक साथ एक क्वेश्चन लूंगा और उसमें अभी तक इससे संबंधित जो भी बातें हुई हैं, जो भी प्रश्न बने, वो सारा एक साथ वहां पे आपको कवर करवा दूंगा। तो इसी तरह से आप पैरालंपिक में भी मैं करूंगा। जो भी बीच में बहुत सारे मेडल जीत रहे हैं हम, बार बार नाम आएंगे। डेली करंट अफेयर्स में तो हम पढ़ते आए बार बार, लेकिन यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन लूंगा और वहां पे इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे होंगे वो सारे आपको वहां पे करवा दूंगा। इसका तो उत्तर देख लो, प्रीतिपाल इनका आंसर होगा। अभी इन्होंने 200 मीटर की दौड़ में और 100 मीटर की दौड़ में दोनों में ब्रोंज मेडल जीता है, और इस तरह से एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। प्रीतिपाल इनका नाम है। और हमारे समापन समारोह में पैरालंपिक, जो पेरिस पैरालंपिक है, उसमें क्लोजिंग सेरेमनी में ये ध्वजवाहक भी है, भारतीय ध्वजवाहक भी है। बापी के लिए होमवर्क प्रश्न बन जाता है, इनके साथ एक और जने यहाँ पे ध्वजवाहक बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है और उनका संबंध किस खेल से है, ये भी आपको बताना है। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपकी बारी है, हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभी एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफुस को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अमेजॉन ने। जब आप शॉपिंग करोगे ऑनलाइन तो वहां पे आपको ये असिस्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। रूफुस इसका नाम है, अमेजॉन ने लॉन्च किया। फिर पूछ रहे हैं टेलीग्राम के संस्थापक का नाम क्या है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ध्यान रखो, क्योंकि अभी न्यूज में है, इनको गिरफ्तार कर लिया फ्रांस की सरकार ने, तो बस नाम ध्यान रखो, बाकी डिटेल में आपको बता चुका हूं पहले। पावेल डुरोव इनका नाम है। टेलीग्राम कब लॉन्च हुआ था ये भी देख लो एक आध बातें। ये 2013 में आया था। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? दुबई में मिलेगा, और पावेल डुरोव इनका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगला पूछ रहे हैं कि अभी किसने टेनेजर 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नासा ने। नासा ने ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम टेनेजर 1 है। किससे लॉन्च किया? जो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, उससे हमने इसको लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाना। तो याद रखना ये इसका संबंध नासा से है। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि अभी इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ या डेप्यूटी चीफ उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा तेजिंदर सिंह। अच्छा, यहाँ से 2 नाम आप ध्यान रख लो कि हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है। एयर चीफ मार्शल तो वही है पुराने वाले, विवेक राम चौधरी। लेकिन नेवल चीफ अभी नए बन गए हैं, उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और आर्मी चीफ भी नए बन गए हैं, उनका नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। ये तीनों नाम याद रखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये राजा सुब्रमण्यम भी नाम न्यूज में था। भारतीय सेना के अभी उप प्रमुख ये बने थे, राजा सुब्रमण्यम। अगला देखते हैं। अगला क्या है? विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया? तो याद रखना 2 सितंबर को मनाया हमने वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। किसने डूरंड कप 2024 को जीत लिया है? तो आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। पहला प्रश्न की शुरुआत यहीं से हो जाएगी, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। डूरंड कप इस बार इसका कौन सा संस्करण एडिशन है? एक 133 नंबर का। याद रखना ये एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में होती है। किसने जीता ये याद रखेंगे। गुवाहाटी का एक क्लब है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। किसे हराया ये भी याद रखना, क्योंकि अब तक सबसे सफल टीम यही है और यही अभी हार गई है। मोहन बागान सुपर जायंट इसका नाम। अब तक 17 बार ये खिताब जीत चुकी है। और बस इतना मैं आपको बताता हूँ। बाकी गोल्डन बूट, ग्लव, गोल ये किसे मिले तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। जीता किसने, कौन हारा ये ध्यान रख लेना, कौन सा एडिशन था। डूरंड कप की हम बात कर रहे हैं, इसका संबंध फुटबॉल से है, ये ध्यान रखने हैं। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, अगला प्रश्न ये है, लेकिन काम की बात अंदर है इसके। पहले प्रश्न देखो, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। काम की बात देखते हैं। बात करी हमने जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? हमने देख लिया नई दिल्ली में। आयोजन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। किसने उद्घाटन किया इसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब काम की बात पे आते हैं। हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। वही हमारे लिए जानने वाली बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज का रंग है आप देख सकते हो, नीला है, और झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और संविधान की पुस्तिका यहाँ पे शामिल है। मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो।
और प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है और यतो धर्मस्तो जयः ये लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये जरूर याद रखना, यतो धर्मस्तो जयः, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब होता है जहां धर्म है वहां विजय है। और ये संस्कृत का जो श्लोक है ये हमने महाभारत से लिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया गया। और थीम क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन, सभी के लिए पौष्टिक आहार। अच्छा, इसके अलावा हमारी वो महिला वो बाल विकास जो मंत्री है कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। एक तो ये याद रखें, कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अभी इन्होंने ही गुजरात के गांधीनगर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई को। इसका मतलब ये हो गया सबसे ज्यादा अरबपति पूरे एशिया में कहाँ पे रहते हैं? तो मुंबई में रहते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल ऑफ बिलियनियर्स कहा गया। अभी तक ये खिताब चाइना के बीजिंग के पास था, लेकिन अब ये खिताब मुंबई के पास आ गया है। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अभी हुरुन के हिसाब से इन्होंने बताया भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं, मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पे आ गए। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन किसके अनुसार कब बात कर रहे हैं ये जरूर अपडेट कर लेना एग्जाम से पहले। ये चेंज होते हैं, तो एग्जाम से पहले अगर इस तरह का आपको अपडेट कर लेना चाहिए कि अब क्या चल रहा है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? तो आंसर होगा साणंद में। साणंद कहां पर है भैया? गुजरात में। तो भारत की कंपनी है कायन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड और ये गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। लागत 3300 करोड़ रुपए आएगी और प्रतिदिन जो इसका कैपेसिटी होगा 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन का होगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर से याद आएगा, भारत सरकार के भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसे हमने लॉन्च किया था 29 दिसंबर 2021 को। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। कितने रुपए के साथ? 76,000 करोड़ रुपए के साथ, जिसका उद्देश्य क्या था? घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स प्लांट खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट है। अभी जो पेरिस ओलंपिक यहाँ पे हुए थे उसका सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, तो उसी कारण से इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये सम्मान दिया कि चलो यार तुमने अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाया, तो ये ले लो, एक सम्मान ले लो हमसे। कौन सा सम्मान है? ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। ओलंपिक ऑर्डर में भी 3 तरह के अवार्ड होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड वाला इनको सम्मान मिला है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि शंभू सीमा पर, ये शंभू सीमा कहां पर है? पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर है। तो वहां पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं, तो उसके समाधान के लिए उसका सॉल्यूशन वो चाहते हैं। तो इसी कारण से मतलब उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए भी किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, ये प्रश्न है। तो उत्तर तो इसका नवाब सिंह हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया किसान कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू सीमा पर, ये कहाँ पर है? पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर है। तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। और नवाब सिंह कौन है? ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ही पूर्व चीफ जस्टिस हैं, तो इनको वहां की कंडीशन भी पता होगी, इसलिए इनको उस समिति का अध्यक्ष बना दिया। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। कुछ अवार्ड्स इन्होंने बांटे हैं फिक्की ने। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और पहली बार इन्होंने ये यंग लीडर्स अवार्ड्स दिए हैं। तो खेल श्रेणी में स्पोर्ट्स में ये यूथ आइकन अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया। जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है, अभी पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता। एंटरटेनमेंट मनोरंजन की श्रेणी में यूथ आइकन अवार्ड आयुष्मान खुराना को दिया। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया। बिजू पटनायक खेल अवार्ड नालको को दिया। बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड अमन गुप्ता को दिया, जो कि बोर्ड के सीईओ हैं। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, फिक्की की भी बात कर लें एक बार। तो फिक्की याद रखना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हेड है अनीश शाह। अब अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं, अभी फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन हुआ, इटालियन ग्रैंड प्री, उसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने जीत लिया। चार्ल्स लेक्लर्क वैसे तो ये
मोनाको के रहने वाले हैं, लेकिन किस कार कंपनी के ड्राइवर है, तो ये फरारी के ड्राइवर है और अभी इन्होंने ही फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने एंटी रेप बिल जिसका नाम अपराजिता रखा ये पारित किया गया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल अपराजिता ये पेश किया गया, वहां ये पास हो गया, फिर इसको पश्चिम बंगाल के गवर्नर के पास भेजा गया। अगर ये वो साइन कर देते तो फिर ये अधिनियम बन जाता, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया और आगे फिर इसको ट्रांसफर कर दिया प्रेसिडेंट को। अब ये प्रेसिडेंट के पास जा चुका है, अगर वो साइन कर देती हैं तो ये कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जैसा भी होगा। अब इस बिल में क्या क्या है वो बातें एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। तो इस बिल में कहा गया कि अगर रेप और हत्या हो जाती है, दो दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी, डायरेक्ट फांसी दे दो। चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा सुनानी होगी। पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद अगर कोई करेगा तो 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। अगर रेप होता है, एसिड अटैक वगैरह छेड़खानी होती है लड़कियों से, तो उस मामले में टास्क फोर्स ये एक्शन लेगी। उन्होंने कहा, मतलब इस बिल में कहा गया रेप के साथ साथ अगर एसिड अटैक भी होता है तो ये भी उतना ही गंभीर अपराध है, तो इस केस में आजीवन कारावास दिया जाएगा। पीड़िता की अगर कोई पहचान उजागर कर देता है तो उसके खिलाफ मतलब या उसको 3 से 4-5 साल तक की सजा दी जाएगी। तो ये बातें उस बिल में हैं और बिल्कुल सही बातें हैं, साइन कर देना चाहिए खड़ाक। हमने तो कर दिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग चाहते हो इसी तरह से आगे के सेशन भी तैयार किए जाए, बनाए जाए आप लोगों के लिए शॉर्ट एंड स्वीट, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए। एक तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया होगा। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। बेल आइकन तो बहुत दूर की बात है, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं है। वहां पे ये दिखा देता है, जो यूट्यूब होता है ना, उसके एनालिटिक्स में देखोगे तो दिखा देंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपका चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फिर वो चैनल देख लेते हैं। तो यार ऐसा मत करो, कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करके रख लो और मेरी मेहनत को लाइक जरूर करा करें अगर अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दिया करें यार। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। चलो आप खुद कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद आप खुद देख लेना इन पे कितने व्यूज आते हैं। 2000, 3000, फिर व्यूज आना बंद हो जाते हैं। तो फिर कैसे मन करेगा इतनी मेहनत करने का। अभी तो आप स्टूडेंट हो, अभी आप मेहनत की वैल्यू समझते हो। बाद में अधिकारी बन जाओगे, फिर आराम से काम करोगे, सरकारी अधिकारी बन जाओगे, बाबू साहब बन जाओगे, अपने हिसाब से काम करोगे। मेहनत तो फिर भी करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत अभी अपने लाइफ में आप अभी कर रहे हो। तो यार मेहनत को समझा करो, थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, काम करने में मजा आता है। चलो अगला देखते हैं प्रश्न। ये प्रश्न भी एक बार देख लो। अभी धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया। कहाँ पे दर्ज किया गया? ईरान में दर्ज किया गया। इतना सा ध्यान रख लो। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? सबको पता है, बंदर सेरी बागबान इसकी कैपिटल होती है। तो याद रखेंगे, ब्रुनेई गए, 2 देशों में गए थे। ब्रुनेई के बाद ये सिंगापुर गए थे। लेकिन ब्रुनेई की खास बात क्या है कि पीएम मोदी ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और वहां पे जिन जिन स्थानों पे गए, जो जो चर्चा में रहे वो देख लो, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। एक तो ये पूछ सकता है कि ब्रुनेई के राजा कौन है, सुल्तान कौन है? हाजी हसनल बोल्किया इनका नाम है और ये काफी लंबे समय से शासन कर रहे हैं। आप कह सकते हो दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा हैं ये। इनका जो पैलेस है, जो महल है, उसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। ये बहुत बड़ा भवन है, बहुत बड़ा पैलेस है। देखो लिखा भी हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महल है। हजारों कमरे हैं, इतने तो बाथरूम है, बताओ। और उसके बाद मोदी जी एक मस्जिद में भी गए ब्रुनेई में, अमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में। उसके बाद ये सिंगापुर गए और सिंगापुर के साथ इन्होंने सेमीकंडक्टर के ऊपर समझौते भी किए। अच्छा, एक बार ब्रुनेई में आपको बता देता हूँ ब्रुनेई कहाँ पर है। ये यहाँ पर है ब्रुनेई। तो ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। राजधानी बंदर सेरी बागबान, ब्रुनेई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। राजा मैंने आपको बताया हाजी हसनल बोल्किया नाम है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत और यूनेस्को ने मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा पेरिस में। आपको बताया यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस पेरिस में है और यहीं पे इसका आयोजन किया गया। देखो पेरिस आ गया, ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म देख लो। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1945। पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर। ऑद्रे उजाले यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं जो फ्रांस के ही है। अगला देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन स्पेस एक्स के साथ मिलकर के यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा नासा। तो नासा ये कब, 10 अक्टूबर 2024 को एलन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसके साथ मिलकर के बृहस्पति यानी कि जुपिटर का जो एक चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा, उसके लिए ये यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करेंगे। उद्देश्य क्या है कि जीवन वहां पे संभव है या नहीं है ये पता लगाएंगे। तो यूरोपा क्लिपर मिशन, इसका संबंध नासा से है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्री जो अभी हमारे हैं उन्होंने अभी कौन सा फंड लॉन्च किया, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा एग्रीश्योर। एक बात कर ले, हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो कौन है भैया, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्री जी ने अभी कौन सा फंड लॉन्च किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा एग्रीश्योर। और हमारे कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। अभी इन्होंने ही एग्रीश्योर फंड को लॉन्च किया है। सिंपल सा अगर बात करें तो जो कृषि या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स होंगे उनकी मदद के लिए, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए ये फंड को लॉन्च किया गया है। फंड कितने का है, 750 करोड़ रुपए का है, ये डेटा भी याद रखें। और इसका मैनेजमेंट करेगा नाबार्ड का। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए कृषि मंत्री जी ने अभी कौन सा फंड लॉन्च किया, तो उत्तर तो इसका हो जाएगा एग्रीश्योर। और हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। और अभी इन्होंने ही ये फंड को लॉन्च किया है। मतलब जो एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये फंड है। कितने का फंड है, 750 करोड़ रुपए का ये फंड है। और इसे मैनेज करेगा कौन, नाबार्ड के स्वामित्व वाली नेब वेंचर लिमिटेड इस फंड को मैनेज करेगी। और ये किसके लिए है ये मैंने आपको बता दिया, तो ये ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली में मदर टेरेसा की पुण्यतिथि होती है 5 सितंबर को, इसीलिए 5 सितंबर को मनाते हैं। मदर टेरेसा से 2 पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1979 में। उसके एक साल बाद 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उन्हें मिला था। और ये हो गया आपका इंटरनेशनल चैरिटी डे। वैसे 5 सितंबर को हम भारत में टीचर डे भी मनाते हैं, भारत में, यानी कि नेशनल टीचर डे। और एक वर्ल्ड टीचर डे भी होता है, वो याद रख लो, जस्ट इसके एक महीने के बाद होता है, यानी कि 5 अक्टूबर को होता है। तो ऐसे ध्यान रख लो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी सितंबर में ही भारत और किस देश के बीच में वरुण संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ, तो वरुण अभ्यास आपको पता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक्सरसाइज है वरुण अभ्यास। ये कौन सा एक्सरसाइज है, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। 22वां संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ, भूमध्य सागर में हुआ। भारत की तरफ से P8I विमान और INS तबर ने हिस्सा लिया, इतना याद रख लेना। वैसे हम फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास भी करते हैं, अभी मेघालय के उमरोई में किया, गरुड़ अभ्यास, फ्रिंजेक्स, ये सब करते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी पहला आ गया भैया, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न इस तरह के। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ पे किया गया, तो याद रखना लखनऊ में किया गया। मतलब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों के बीच में ये सम्मेलन हुआ। तीनों के जो प्रमुख थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और इसकी थीम क्या है, सशक्त सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। ठीक है, ये ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अभी तीनों सेनाओं के हमारे ये चीफ हैं, ये 2 बिल्कुल नए हैं, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23वें। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 2024 से लेकर 2027 तक रहेगा, यानी कि 3 सालों के लिए रहेगा। उद्देश्य क्या होता है, कानून सुधार। विधि आयोग का उद्देश्य क्या है, कानून सुधार की समीक्षा करना। और अभी जो 22वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल अभी 31 अगस्त को पूरा हो चुका है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, ये जरूर याद रखना, ऋतुराज अवस्थी। ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 23वें के अभी कोई अध्यक्ष कुछ नहीं बनाया, बस मंजूरी दे दी है। मैंने आपको बताया विधि आयोग का काम क्या होता है, ये विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। अच्छा, पहला जो विधि आयोग था वो कब बना था, तो वो 1834 में बना था और उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। लेकिन अगर भारतीयों की बात करें, आजादी के बाद जो पहला विधि आयोग था उसके अध्यक्ष
MC सीतलवाड़ थे। वो कब बना था? 1955। MC सीतलवाड़ भी आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी यही थे। तो जो काम की बातें सारी थी वो मैंने आपको सारा बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान में किया गया। तो अभी राष्ट्र एक स्वास्थ्य मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए अभी राजस्थान ने ये विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य साफ है, महामारी की तैयारियों का आकलन करना। भाई कोरोना आया, इस तरह से कोई और बीमारी आ गई तो हम पहले से उसके लिए तैयार रहें, तो उसी के लिए ये है। राजस्थान में भी अगर कहाँ पे थोड़ा और जा करके पूछे, राजस्थान में भी कहाँ पे? अजमेर में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखना ये। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है भैया? याद रखो, JP नड्डा है, नए अभी बन चुके हैं, याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मिशेल बॉर्नियर। और इन्होंने किनका स्थान लिया होगा? गैब्रियल एटल का, जिन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था। यहाँ के प्रेसिडेंट तो इमैनुअल मैक्रोन है, आप जानते ही हो। प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बन गए, इनका नाम याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग ये दुबई में बनेगी। वो तो ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? याद रखना, बुर्ज अजीजी इसका नाम होगा, बुर्ज अजीजी। आपको बताया बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी? दुबई में मिलेगी। अच्छा, इसकी हम पहले हाइट की बात कर ले। इसकी हाइट कितनी होगी? 725 मीटर इसकी हाइट होगी। और बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी थी? 829.8 समथिंग इसकी हाइट है। तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आपको याद रखना दुबई में बनेगी, और बुर्ज अजीजी इसका नाम है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय ये खोला जाएगा? तो याद रखना, वाराणसी में खोला जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के राजदूत अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा शरद कमल को। शरद कमल, ये इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है, आप सभी जानते हैं। और अभी आपको पता भी होगा, शरद कमल ये पेरिस ओलंपिक में अभी ध्वजवाहक बनाए गए थे PV सिंधु के साथ में। PV सिंधु ये शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, और शरद कमल ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और ये सारे नाम मैंने खिलाड़ियों के आपको रिवाइज कराए थे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। सबका संबंध टेबल टेनिस से है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, कोई भी नाम दे दिया, श्रीजा अकुला का संबंध किससे है? बताओ, टेबल टेनिस से है। तो शरद कमल अभी काफी न्यूज में है, तो याद रखना इनका संबंध टेबल टेनिस से है। इंटरनेशनल और ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन लुजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी सितंबर में ही भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में होता है, एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है। अभी जो 2024 में हुआ, ये इसका 20वां संस्करण था। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ ये। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे हुआ, किन के बीच हुआ, एक्सरसाइज का नाम क्या है, कौन सा एडिशन है, बस। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी सुपर टाइफून आया जिसका नाम यागी है, किस देश में इसने तबाही मचाई? तो चाइना में, दक्षिणी चीन की ओर इसने तबाही मचाई। वहां पे मुख्य रूप से एक हेनान प्रांत है, वहां पे सबसे ज्यादा तबाही देखी गई। यागी इसका नाम है, ये ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था FWD-200B क्या है? तो ये बम वर्षक मानव रहित विमान है, मतलब बम बरसाता है इस तरह का। ये मानव रहित विमान मतलब होता है अनमेन्ड एयरक्राफ्ट, एक तरह का ड्रोन है ये। और आप कह सकते हो ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक ड्रोन है। नाम इसका याद रखना ये है। और इसको किसने तैयार किया? तो बंगलुरु की एक फर्म है, एक कंपनी है, जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस, FWD। इसकी स्पीड की बात करोगे तो 200 से लेके 370 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। पेलोड कैपेसिटी 100 किलोग्राम की है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अगला भी अच्छा प्रश्न है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए? सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए। पहली बात तो ये बात कर लें कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बंगलुरु के रहने वाले हैं। सबसे उम्रदराज बन गए, तो उम्र क्या है भैया? 49 ईयर इनकी उम्र है। अभी 42 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने लगभग 15 घंटों में पूरा कर लिया है। इनसे पहले इसी साल हमने पढ़ा था कि मुंबई की एक 16 वर्षीय तैराक है GR राय, वो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई थी। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको ये इंग्लिश चैनल मिलेगा। साउथ इंग्लैंड और नॉर्थ फ्रांस को ये आपस में जोड़ता है या अलग करता है, कैसे भी आप बोल सकते हो। ये पूरा इंग्लिश चैनल है, या मैं यूं भी कह सकता हूँ नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन को ये जोड़ता है। और यहाँ पे जो इस साइड में ये जो इनके बीच में सबसे कम डिस्टेंस है, यहाँ पे जो संधि है उसे डोवर संधि कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। पहली बार हुआ है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसका आयोजन किया। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सारे पॉइंट स्टैटिक मैंने यहाँ लिख दिए। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, COP 21 का आयोजन हुआ था पेरिस फ्रांस में, तब भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अजय माथुर। तो ये ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस स्थान पर ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, तो याद रखना हैदराबाद में किया गया। और इस समिट का उद्घाटन ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने किया। थीम है मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी योजना या अभियान को शुरू किया, तो गुजरात के सूरत में इसको शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। योजना का, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब जो जल का हम संरक्षण कर रहे हैं वो एक अकेले केवल सरकार से नहीं होगा, आप सबको, जन जन को इसमें भागीदारी देनी होगी। और इस अभियान के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार ये दोनों एक साथ मिलकर के 24,800 वर्षा जल संचयन यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेंगे। कितने, 24,800। अच्छा, जल शक्ति मंत्री है कौन, हमारे CR पाटिल है, याद रखना। तो ये लो साथियों, सेशन ओवर हो चुका है। एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो यहाँ पे लाइक का बटन होता है, दबा देना यार। दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना मेरे भाई। और पूरा 1 से लेकर 7 सितंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू, राधे राधे।